तो बच्चों, हेलो हेलो। ये क्या है? इसका कुछ हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो बच्चों सबसे पहले जो सीट 4 से मैंने होमवर्क दिया था उससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक बार बच्चों मैं आंसर्स बता रहा हूँ, उससे तुम लोग नोट डाउन कर लो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 10th, 11, 12, 13, 14। बच्चों फर्स्ट में आंसर सी, सेकंड में आंसर बी सी डी, थर्ड में आंसर बॉम्बे, फोर्थ में बॉम्बे दिल्ली, फिफ्थ में बॉम्बे, सिक्स्थ में दिल्ली, सेवंथ में बच्चों आंसर होगा 16 आर टी, एट्थ इसमें आंसर 196, नाइन्थ इसमें आंसर दिल्ली, 10th 60 बाई मतलब सॉरी ए ऑप्शन, 11th बच्चों ये थ्योरेटिकल अभी मैं बताता हूँ, 12th दिल्ली, 13 में बच्चों रिलेशन तुम्हारा आएगा P बाई टी इक्वल टू हाफ पी ए बाई टी ए पी बी बाई टी बी। 14 इसमें आंसर बॉम्बे। ठीक है, तो बच्चों एक बार आंसर आप लोग नोट कर लो। तो बच्चों आप ध्यान रहे, सबका फेस सामने रहे, किसी की भी आवाज नहीं आए। बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, मुझे बताओ जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें किसी को डाउट? बॉम्बे चेक कर लेते अभी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चेक करते हैं बच्चों, ये आवाज बंद हो जाए अब। ठीक है, पहले 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब गैस लीक हो रही है, आर फिक्स दिया है, टी फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल के है। तो अब प्रेशर तुम्हारा 5 से 4 हो गया। 5 से 4 यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 20% प्रेशर कम हो गया। 20% अगर प्रेशर कम हो गया तो ये डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये भी 20% ही कम होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वो एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। हाँ, सिस्टम की बोलते तो हम बोलते कि नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती। लेकिन आप रीड करो बी ऑप्शन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल अगर उस डब्बे या सिस्टम की बात करते तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाते, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती। समझ गए ना। तो आंसर चेन्नई हो जाएगा। बच्चों बताओ फर्स्ट में अभी किसी को तकलीफ? ठीक है बच्चों, सेकंड इसमें डाउट? देखो बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारे पास हाइड्रोजन है और 1 सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारे पास ऑक्सीजन है और एनटीपी पे है। तो बच्चों याद करो, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एनटीपी या एसटीपी पे? 1 मोल का वॉल्यूम 22.4। तो कोई भी गैस हो, उसके 22.4 लीटर में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6 × 10⁻23। तो उसी सिमिलरिटी से 1 सेंटीमीटर क्यूब में मान लो कुछ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें भी पक्का एन ही होंगे।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होंगे। बच्चों ये पॉइंट क्लियर है। तो इक्वल वॉल्यूम में इक्वल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी को हम एवोगाद्रो लॉ बोलते हैं, हम आज पढ़ेंगे भी। बच्चों इस पॉइंट को समझ पाए तुम लोग? ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम इन बोथ गैसेस, सही बात है। द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बोथ गैस सेम। आरएमएस होता है बच्चों 3RT/m, 3 सेम, आर सेम, टी सेम, बट मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं है, ये गलत। इंटरनल एनर्जी ऑफ ईच गैसेस इज सेम। बच्चों अब देखें इधर, बच्चों डिस्कशन नहीं करें। देखो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी लिखोगे, डाई एटॉमिक है तो 5/2 kBt। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 5/2 kBt। 5/2 दोनों गैस के लिए सेम है, ये सेम है, ये सेम है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं दोनों गैस के लिए लिखता हूं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों गैस के लिए सेम होगी। तो ये बात सही है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच गैस, बच्चों ये वेलोसिटी लिखा है, वेलोसिटी। स्पीड होती तो कोई दिक्कत बात नहीं, अलग अलग होती, लेकिन इसमें वेलोसिटी लिखा है। गैस के लिए बच्चों बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो इसके लिए भी 0, उसके लिए भी 0, तो 0 0 तो बराबर ही होगा। तो उस वजह से ये लास्ट वाला भी सही है। लास्ट वाले में कई बार बच्चा मिस्टेक ये करता है, वो √8RT/πm लगाता है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि ये एवरेज स्पीड नहीं है, एवरेज वेलोसिटी है, और एवरेज वेलोसिटी रैंडम मोशन की वजह से 0 होती है। हाँ, अब हैंड राइज करें जिसको डाउट हो। अच्छा मैंने कुछ आंसर गलत लिख दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? सेकंड। ओके, मैंने ACD की जगह BCD लिख दिया, ठीक है, अभी सही है? हाँ सही है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये क्लास में हमने कर लिया था, किसी को डाउट तो नहीं? फोर्थ, इसमें कोई डाउट? कोई नहीं, चेक कर लेते हैं, हो सकता है मैंने मिस्टेक की हो। ठीक है बच्चों, इसे मैं हटा रहा हूं या साइड कर देता हूं। तो इधर बच्चों मैंने क्या रखा है, फेस सामने रहे, आवाज किसी की नहीं आए, उस चीज का ध्यान रखो। अब क्वेश्चन नंबर 4। टू वेसल ऑफ सेम वॉल्यूम कंटेन सेम गैस एट सेम टेम्परेचर। तो सेम वॉल्यूम सेम गैस, मान लो हाइड्रोजन, तो इसमें भी हाइड्रोजन, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है। ठीक है भाई। इफ प्रेशर इन वेसल 1 2, मान लो इसमें P, इसमें 2P, तो बच्चों N अगर मैं लिखूंगा PV/RT, जिसमें प्रेशर डबल है उसमें नंबर ऑफ मोल्स डबल हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स N और 2N होने चाहिए। अब देखते हैं रेशो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अगर मैं हाइड्रोजन मानता हूं तो 5/T kBt। 5/2 सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए। पर मॉलिक्यूल लिखा है उसमें, पर मॉलिक्यूल, तो पर मॉलिक्यूल तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। हाँ पूरे डब्बे की बोलते तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स डबल है तो डबल हो जाती, लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल के लिए तो सेम ही होगी। अब ऑप्शन देखो, रेशो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये बच्चों गलत हुआ। रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो बच्चों 3RT/m, सारी चीजें सेम है तो सेम ही होगा। रेशो ऑफ एवरेज वेलोसिटी, बच्चों 1:1 होना चाहिए, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। रेशो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1:2 सही है। हाँ, अब चेक करो बच्चों इसमें कहीं कोई गड़बड़ हो, इसे समझ पाए बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आंसर नन ऑफ दिस, कोई डाउट? ठीक है ना, कुछ शायद कितना आता है, 11RT आता है। ठीक है, सेवंथ में बच्चों कोई आंसर मैच नहीं करेगा, उसी वजह से मैंने कहीं आंसर लिखा है। तो एक काम कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन को 16RT कर लो, फर्स्ट ऑप्शन को 16RT कर लो और उसको सही कर दो।
बच्चों तुम दोनों ठीक। बच्चों अब मुझे बताओ 7 तक कोई दिक्कत? चलें आगे। बच्चों इसको मैं हटा देता हूं, आंसर वगैरह लिख लिए होंगे। ठीक है, 8th क्वेश्चन, इसमें डाउट बच्चों किसी को भी? ठीक। 9th बच्चों इसमें डाउट? ठीक है बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूं। 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस, यहां से यहां तक हीट किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है। बच्चों याद करो, कल ही हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ा है, हालांकि उतना डिटेल में नहीं पर ठीक ठीक पढ़ लिया है। NF/2 RT याद है बच्चों? इसी को मैंने तुम्हें ये भी लिखवाया था NCVT, और इसी में अगर चेंज लिखना हो तो NCV∆T। बोलो बच्चों इसमें कोई तकलीफ? ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब वापस समझो। नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं लिखता हूं तो 0.04 डिवाइडेड बाई 4, ये नंबर ऑफ मोल्स। कोई मिस्टेक मैंने की? अच्छा मैं दूसरा क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। हाँ 6 मोल O2 गैस, 6 मोल O2 गैस। अब 20 से 35, तो टेम्परेचर चेंज 35 माइनस 20, ठीक है। अब सीवी चाहिए, तो बच्चों याद करो कल हमने ऑक्सीजन के लिए सीवी पढ़ा था, या हमें जो डेटा दिया हम उससे यूज करेंगे, अपने मन से नहीं लिखेंगे। इन्होंने सीपी दिया है, सीपी बच्चों 8 दिया है, तो सीवी बच्चों होता है सीपी माइनस आर। सीपी तुम्हारे पास 8, आर की वैल्यू बच्चों जूल में होती है 8.3, कैलोरी में होती है 2, कैलोरी में होती है 2, तो 6 आया। तो सीवी बच्चों 6। चेक करना अगर मैं कहीं मिस्टेक करूं। 36 इंटू 15, 36 इंटू 15 बच्चों 540, दिल्ली आंसर। बच्चों हाँ इधर बीच में तो मैं क्लियर बोल चुका हूं, उस चीज को बहुत अच्छे से समझना। हाँ बच्चों अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 9, वापस मैं बता रहा हूं। इंटरनल एनर्जी ये F/2R CV, चेंज चाहिए तो ∆T, नंबर ऑफ मोल 6, CV बच्चों CP माइनस R से निकाला 6, टेम्परेचर चेंज ये। अब बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई तकलीफ? तुम भी डिस्कशन मत करो। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बच्चों 10, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है, तो ध्यान से समझना। देखो ठीक है बच्चों, अब समझो। मान लो ये एक बॉक्स है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। मान लो m मास ऑफ गैस है, वो V0 स्पीड से जा रहा है, V0 स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों अब समझना, हेलो, V0 स्पीड से अगर वो जा रहा है तो उसके अंदर जो गैस भरी है उसमें 2 तरह की काइनेटिक एनर्जी है, एक तो रैंडम वाली है और एक प्रॉपर मोशन वाली। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों मुझे ये बताओ प्रॉपर मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अगर मास m है, स्पीड V0 है, बोलो बच्चों, हाफ m V0 स्क्वायर। प्रॉपर मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m V0 स्क्वायर। अब अचानक वो रुकेगा तो जो प्रॉपर मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी वो कितनी हो जाएगी? 0। तो वो एनर्जी कहां जाएगी? जैसे मान लो एक बस भरी हुई है, बहुत रफ्तार से जा रही, अचानक ब्रेक लगाएगी तो लोग आपस में टकरा जाएंगे, समझ पाए बच्चों? तो ऐसे ही वो बहुत रफ्तार से जा रहा है, अचानक उसे रोक दिया तो उसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराएंगे, आपस में टकराएंगे तो जो उनकी प्रॉपर मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है वो रैंडमनेस या इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। ये पॉइंट बच्चों समझे? अब आगे देखते हैं। तो प्रॉपर मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ m V0 स्क्वायर किस में जाएगी? इंटरनल एनर्जी चेंज में, हाफ m V0 स्क्वायर n m बाई मॉलिक्यूलर मास CV∆T।
बच्चों अभी भी मैंने बताया इंटरनल एनर्जी चेंज m बाई एम, ये m बच्चों कट गया। यहां से अगर मैं टेम्परेचर चेंज लिखता हूं तो m वी नॉट स्क्वायर बाई 2 CV। बोलो बच्चों इतना समझ पाए? अब मैं इसे लिखता हूं तो देखना, मॉलिक्यूलर मास बच्चों तुम्हें कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 10। तो मॉलिक्यूलर मास बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो 30, स्पीड बच्चों 100, 100 इंटू 100 2 CV बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो याद करो डाई एटॉमिक के लिए मैंने लास्ट टर्म पे बताया था 5/2R, जो टेबल बनवाई थी 5/2R। इतना क्लियर है बच्चों? अब वापस समझो, ये मास तुम्हारा ग्राम में है, उसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो -3। ग्राम में बच्चों मास है, उसे केजी में कन्वर्ट करोगे -3। ये 2 यहां से कट गए, 5 यहां भेजोगे तो 6 और यहां से 10, तो फाइनल आंसर 60/R। अब बच्चों में एक बार वापस बता रहा हूं, पूरा डब्बा तुम्हारा मान लो वी नॉट स्पीड से जा रहा है, तो उसके अंदर जो गैस है उसकी प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी होगी ½ m v0 स्क्वायर। अचानक जब वो रुकेगा तो जो उसकी प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। ये पॉइंट समझे? तो प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज बच्चों अभी भी हमने देखा NCV डेल्टा टी, तो मास बाई, बस ये आ गए बच्चों। इतना पॉइंट समझे? अब जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन पे मैं आता हूं, इसका आंसर समझ गए? एक बार मान लो यही क्वेश्चन है, CV के टर्म्स में आंसर है, ठीक है? एक बार क्या किया, CV की जगह गामा के टर्म्स में आंसर था। याद करो बच्चों, मैंने कल तुम्हें एक रिलेशन बताया था या परसों बताया होगा, R/γ-1। तो इस आंसर की जगह तुम R/γ-1 कर दोगे तो वो आंसर है। एक दो बार ये सीधा सीधा रिपीट कर लिया, तो उस तरह से ये क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया। किसी बार CV के टर्म्स में, किसी बार इस फॉर्मेट में, किसी बार CV की जगह R/γ-1 लिखवा दिया है उस फॉर्मेट में। बच्चों क्वेश्चन को समझ पाए आप? चले आगे बच्चों, ठीक है? आगे आते हैं बच्चों, ये था 10th। 11th बच्चों समझो, जो टेम्परेचर होता है इसमें ये बताया गया है, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, जो इंटरनल एनर्जी है वो रैंडम मोशन की वजह से होती है, प्रॉपर मोशन की वजह से नहीं होती। तो अब मान लो तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया है कि एक रुका हुआ बॉक्स है और एक भागता हुआ बॉक्स है, किसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी? तो बच्चों दोनों की सेम होगी, दोनों की सेम होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हम रैंडम मोशन वाली कंसीडर करते हैं, तो रैंडम मोशन तो दोनों में ही सेम है। प्रॉपर मोशन को तो हम इंटरनल एनर्जी में काउंट करते ही नहीं है। लास्ट टाइम में बच्चों मैंने लिखवाया भी था कि काइनेटिक एनर्जी, लेकिन कौन सी? रैंडम मोशन वाली। तो अब मान लो एक बॉक्स ऐसे रुका हुआ है, उसका टेम्परेचर T, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? NF/2RT। कोई बॉक्स ऐसे भाग रहा है, उसकी भी इंटरनल एनर्जी क्या लिखोगे? वही लिखोगे। तो दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम होगी। मूव करने से इंटरनल एनर्जी पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मूव करते हुए को रोक दोगे तो वो अपनी प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी को उसमें कन्वर्ट कर लेगा, वो अलग चीज है। ये पॉइंट समझे बच्चों? अब इस पे आते हैं। द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, वो सही है। इफ ए कंटेनर ऑफ आइडियल गैस इज मूविंग पास्ट यू, इज द टेम्परेचर ऑफ गैस हायर इफ द कंटेनर वाज एट रेस्ट? तो बच्चों समझो, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करता है? एक ही बात है, और वो रैंडम मोशन की वजह से होता है। तो कोई अगर ऐसे मान लो डब्बा जा रहा है तो रैंडम मोशन तो वही रहेगा, तो इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट बच्चों भी क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो इसमें आंसर ये हो जाएगा कि टेम्परेचर वही रहेगा। क्लियर है बच्चों? ये चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, इसमें कोई डाउट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इसे मैं अभी डिस्कस करता हूं। पहले मैं 14 में बच्चों डाउट, 14 में डाउट है? ठीक है, चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ बच्चों। इसे मैं साइड कर देता हूँ या फिर
14 बच्चों देखें, टू आइडियल विसल ए एंड बी, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, वो सब ठीक है। आइडियल गैस, सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम। बच्चों सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम, ठीक है। आइडियल गैस मान लो ये ए ये बी। द मासेस ऑफ गैस ए और बी में एम ए एम बी है, तो इसमें मास एम ए, इसमें मास एम बी। द गैसेस आर अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली टू फाइनल वॉल्यूम 2V। बच्चों ये 2V वॉल्यूम तक गई, ये भी 2V वॉल्यूम तक गई, ठीक है। द चेंज इन प्रेशर ऑफ गैस ए एंड बी टू बी डेल्टा पी ए और 1.5। तो बच्चों ये डेल्टा पी और ये मान लो 1.5 डेल्टा पी, ठीक है। अब तुम्हें मासेस का रेशियो बताना है। क्वेश्चन बच्चों समझ गए? क्वेश्चन बच्चों मैं वापस बताता हूं। एक तुम्हारे पास सिलेंडर, दो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। शुरू में उनका टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, ठीक है। एक में मान लो 10 ग्राम कोई गैस है, एक में मान लो कुछ 20 ग्राम कोई गैस है, ठीक है। अब दोनों के वॉल्यूम बढ़ा के डबल कर दिए, तो एक में प्रेशर चेंज हुआ है डेल्टा पी, दूसरे में प्रेशर चेंज हुआ है 1.5 डेल्टा पी। अब तुम्हें मासेस का रेशो पूछा है शायद, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? और गैस शायद सेम है या डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिकल फ्रिक्शन है, सेम आइडियल गैस, सेम गैस है। सेम गैस है तो बच्चों मॉलिक्यूलर मास भी हम सेम मान सकते, मॉलिक्यूलर मास भी हम सेम मान सकते। यहां तक की कहानी क्लियर है? अब समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे बेटर है कि हम कोई डेटा ले लेते हैं, कोई डेटा ले लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो या चलो वेरिएबल में करना चाहो तो पहले प्रेशर पी नॉट, तो इसमें प्रेशर चेंज हुआ है डेल्टा पी, तो डबल वॉल्यूम करोगे बच्चों, टेम्परेचर फिक्स से डबल वॉल्यूम करोगे, बताओ प्रेशर क्या होगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? आधा, ठीक है ना। तो प्रेशर इसमें क्या हो गया? आधा, ठीक है। अब इसमें मान लो बच्चों प्रेशर पी डैश है, तो इसमें रुको बच्चों, क्वेश्चन कहां गया? ये रहा। आइडेंटिकल विशल, ठीक है। सेम आइडियल गैस, सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम, मासेस ये है, मासेस ऑफ गैस ये है। द गैसेस आर अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली टू सेम फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। द चेंज इन प्रेशर ऑफ गैस इन ए एंड बी आर फाउंड टू बी डेल्टा पी एंड ये। तो मासेस का फर्क है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का फर्क होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फर्क होगा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अभी आवाज बंद कर दें। देखो पीवी एनआरटी, पहले के लिए अगर मैं लिखता हूं तो P इक्वल टू एन आर टी बाई वी, ये पहले प्रेशर। पहले के लिए मान लो P1 P1। अब P1 डैश अगर मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा एन आर टी बाई 2V। मान लो नंबर ऑफ मोल्स में N1 बोल रहा हूं बच्चों, पहले के लिए क्लियर है। अब दूसरे के लिए मैं यही कहानी दोहराऊंगा, तो दूसरे के लिए मान लो अगर मैं यही चीज रिपीट करता हूं तो P2 पहले रहा होगा N2RT बाई V, और P2 डैश मेरे पास रहेगा N2RT अपॉन 2V। बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई तकलीफ? अब पहले केस में अगर मैं चेंज इन प्रेशर लिखता हूं, चेंज इन प्रेशर, तो मान लो मैं इससे इसको सेपरेट कर रहा हूं, इससे इसको सेपरेट करूंगा तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डेल्टा P1 इक्वल टू 1.5, यही दिया ना। पहले में डेल्टा P है और दूसरे में 1.5 डेल्टा P है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा P2 इज 1.5 टाइम्स डेल्टा P1।
डेल्टा P2 1.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा P1। अब डेल्टा P2 बच्चों, इससे इसको सब्ट्रैक्ट अगर मैं करता हूं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं N2RT अपॉन 2V। सब्ट्रैक्शन करोगे ये आएगा 1.5 मान लो 3/2, इसको भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो N1RT बाई वी। बच्चों RT बाई वी, RT बाई वी कट गए, 2V कट गए, तो N2 इज थ्राइस N1, N2 इज थ्राइस N1। यानी कि बच्चों जो सेकंड डब्बा है उसमें नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट के कंपैरिजन में 3 गुने होने चाहिए। तो सेकंड डब्बे में 3 गुने अगर नंबर ऑफ मोल्स हैं, गैस एक ही टाइप की है तो मास भी 3 गुना होना चाहिए। तो जो सेकंड डब्बा है उसका मास फर्स्ट के कंपैरिजन में 3 गुना होना चाहिए। अब फर्स्ट के कंपैरिजन में 3 गुना ऐसा कहीं है ही नहीं, मैंने कहीं कोई मिस्टेक कर दी है बच्चों, कहीं दिख रहा है क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं? P2 ये सही है, ये सही है, 3/2। अच्छा हाँ बच्चों, यहां भी एक 2 भी रहेगा, ये 2 3/2। तो अब तुम्हारे पास आ जाएगा यहां भी 3/2, 3/2। यानी कि अब अगर मैं चेक करता हूं तो ठीक है बच्चों, अब आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो बच्चों ये भी तुम्हारा पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, जितना मुझे याद है ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी साल पहले कभी पूछा गया था। तो बच्चों एक बार मैं वापस इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, उसे तुम लोग देखो। एक मान लो ये डब्बा, एक ये डब्बा, इसमें प्रेशर मान लो P1, इसमें प्रेशर P2, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N2। तो पहले प्रेशर लिखोगे nRT बाई वी, वॉल्यूम डबल करोगे तो ये, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतना ही आ जाएगा। सेकंड के लिए मान लो N2 नंबर ऑफ मोल्स है तो प्रेशर ये रहा, बाद में डबल वॉल्यूम करोगे तो ये रहा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आ जाएगा। अब क्वेश्चन में तुम्हें दिया है कि सेकंड केस में जो प्रेशर चेंज है वो पहले वाले से 1.5 टाइम्स है, तो सेकंड का ये रहा, पहले वाले से 1.5 टाइम्स कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन ये आया, जो नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन होगा वही मास में भी रिलेशन होगा क्योंकि सेम टाइप की गैस है। बच्चों अभी ये क्लियर है, चेक करो इसमें कोई दिक्कत हो, ठीक है। अब बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, जो 13 नंबर था, ठीक है। उससे बच्चों देखो, फिगर शोज 2 वेसल A एंड B, रिजिड वॉल्स कंटेनिंग आइडियल गैस, प्रेशर टेम्परेचर बच्चों ये है। अब उनको कनेक्ट कर दिया एक ट्यूब के थ्रू, सो दैट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T ये होना चाहिए। बच्चों ये क्लियर है। अब बच्चों मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम देखो। बच्चों इससे मैं हटा दूं ना बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब देखना, ये सिचुएशन है, पहले में मान लो मैं P1 ले रहा हूं, दूसरे में V और T1, PA की जगह P1 लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P2 V T2। अब मान लो बच्चों इन्हें कनेक्ट कर दिया तो बच्चों अब फाइनली कनेक्ट करने के बाद प्रेशर P मान लिया, प्रेशर P, टेम्परेचर एक कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा T, और वॉल्यूम तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2V। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत? जब कनेक्ट कर दोगे तो दोनों का मिलके टोटल वॉल्यूम 2V, एक कॉमन प्रेशर आ जाएगा कुछ P, एक ही गैस में दो अलग अलग प्रेशर तो होंगे नहीं, मिक्सिंग के बाद फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा कुछ T, ठीक है। अब बच्चों हमने दोनों को मिक्स किया है, मान लो एक में 2 मोल है, एक में 3 मोल है, तो फाइनली मिक्सचर में कितने मोल्स होंगे? 5। फाइनली मिक्सचर में कितने मोल्स होंगे? 5। तो हम बोल सकते हैं कि जो फाइनल मोल्स हैं वो इन दोनों के मोल्स का एडिशन होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो सिस्टम के कंजर्व रहेंगे। अब पहले के मोल्स में लिखता हूं तो PV बाई RT, तो P1 V1 बाई R T1। यहां अगर मैं लिखूंगा P2 V2 बाई R T2,
यहां लिखूंगा तो फाइनल प्रेशर P, फाइनल वॉल्यूम 2V, आर टी। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत हो? ठीक है। अब वॉल्यूम बच्चों V1 की जगह V है, तो एक काम करता हूं उसको V लिख देता हूं। अब इसमें देखो बच्चों V ऊपर से कट गया, R नीचे से कट गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा? P1 बाई T1, P2 बाई T2, 2P बाई T। अब इस 2 को नीचे भेज दो तो जो मैंने तुम्हें आंसर बताया था वो आ जाएगा। अब बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को चेक करो, इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो। बच्चों क्लियर है अभी है? ठीक है। अब बच्चों मुझे फिर बताओ, मैंने अप टू 14 जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें कहीं कोई तकलीफ किसी को भी? ठीक है, कर लो बच्चों इतना। हेलो, हेलो, पता नहीं। ओके बच्चों अब इधर आ जाओ, इसे हटा दो मैं। बच्चों और कुछ होमवर्क में दिया था? अच्छा हाँ बच्चों, वो थ्योरी वाला पार्ट में अब डिस्कस कर रहा हूं, उस पर बच्चों आ जाओ। तो वो देखो बच्चों, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ेंगे, बट नाम बस अलग रहेगा। लेकिन नाम के साथ अगर पढ़ना चाहो तो वो बस बच्चों आपके मॉड्यूल में वो लिखा हुआ है, तो लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझना। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ बच्चों हमसे क्या कहता है कि टेम्परेचर अगर फिक्स हो, बच्चों आवाज बंद कर लो पहले। अब देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, बच्चों एन फिक्स, आर फिक्स, टी फिक्स। तो अगर टेम्परेचर फिक्स है, एन फिक्स है, आर फिक्स है, तो पीवी बच्चों तुम्हारे पास क्या हो गया? फिक्स। पीवी फिक्स हो गया तो हम बोल सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो बॉयल्स लॉ बच्चों हमसे ये कहता है कि अगर टेम्परेचर फिक्स होगा तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बच्चों ये ग्राफ वगैरह भी मैं थर्मोडायनेमिक्स में बनवाऊंगा, तो अभी बस समझना है, लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बच्चों कैसा बनना चाहिए? हाइपरबोलिक। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा बनना चाहिए? हाइपरबोलिक। मान लो बच्चों पीवी, इसके प्रोडक्ट का मैं ग्राफ बनाता हूं। हाँ इधर तुम, पीवी इसके प्रोडक्ट का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो बच्चों बताओ प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा होगा? पीवी फिक्स है, फिक्स मतलब कांस्टेंट वाला ग्राफ। समझ गए बच्चों? ठीक है। अब मान लो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, टेम्परेचर फिक्स है, तो प्रेशर या टेम्परेचर का मैं प्रेशर के साथ ग्राफ बनाता हूं, तो टेम्परेचर फिक्स है तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? ऐसा। तो कई सारे ग्राफ तुम्हारे बन सकते हैं। तो बॉयल्स लॉ में बच्चों क्या याद रखना है? आइसोथर्मल प्रोसेस ही बॉयल्स लॉ होती है। या टेम्परेचर फिक्स रहे तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही तुम्हारा बॉयल्स लॉ होता है। ये बच्चों क्लियर है? समझ गए? यही बच्चों तुम्हें इधर बता रखा है। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ग्राफ हाइपरबोलिक होगा या P1 V1, बस हो गया। समझ गए बच्चों? अब नेक्स्ट आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, इसी को बच्चों आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, इसी को हम आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। बच्चों बताओ आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर। अब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, बच्चों प्रेशर फिक्स है, एन फिक्स, आर फिक्स। बताओ वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आया? बोलो बच्चों वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आया? टेम्परेचर के। वॉल्यूम अगर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो तुम लिखोगे V1 बाई V2, T1 बाई T2। अब वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा।
समझ गए बच्चों? तो बस इतना सा पता होना चाहिए, क्वेश्चन हमेशा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से ही सॉल्व करना है। 5-5 6-6 लॉज याद रखने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन पीवी इक्वल टू एनआरटी से सॉल्व होगा बाई चांस, हालांकि कभी भी पूछता नहीं, बिल्कुल नाम से पूछ ले, उस वजह से बस तुम्हें पता होना चाहिए कि बॉयल्स लॉ में पीवी कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, बस उस पर्पज से बता रहा हूं। इतना समझ गए? यही बच्चों तुम्हारे सीट में है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, ठीक है ना? इसमें बच्चों देखोगे वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आ गया? टेम्परेचर के। वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आ गया? टेम्परेचर के। V1 बाई T1, V2 बाई T2, ग्राफ अलग अलग बनाओगे वो बन जाएंगे। ये पॉइंट बच्चों क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट देखो प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ बच्चों इसी को हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। प्रेशर लॉ इसी को हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। बच्चों बताओ आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होगा? आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट। तो कोई भी क्वेश्चन हो तुम ऐसे लिखोगे एन फिक्स, आर फिक्स, वी फिक्स। प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल आया? तो प्रेशर लॉ तुमसे ये कहता है कि अगर वॉल्यूम फिक्स है तो प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। बच्चों बताओ अगर टेम्परेचर डबल करोगे तो प्रेशर, ट्रिपल करोगे तो हाफ, करोगे तो हाफ। बस ये प्रेशर और टेम्परेचर में अगर ग्राफ बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और भी ग्राफ बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, यही बच्चों यहां बताया है। प्रेशर, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या P बाई टी कॉन्स्टेंट। P बाई टी कॉन्स्टेंट तो P1 बाई T1। अलग से फॉर्मूले रटने का कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन हमेशा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से सॉल्व कर लो। ये चीज समझ गए? ठीक है। अब बच्चों जैसे आज मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, मान लो बच्चों एनटीपी लिया मैंने, ये भी एनटीपी। मान लो इसमें 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, 2 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हीलियम है, इसमें ऑक्सीजन है। बच्चों बताओ किस में मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे? सेम होंगे। किस में मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे? सेम। मान लो अगर मैं इसे 4 कर देता हूं, अब किस में ज्यादा है? कितने टाइम्स ज्यादा है? तो ये अपना एवोगाड्रो लॉ है। ये हमसे कहता है कि इक्वल वॉल्यूम में अगर बाकी चीजें सेम है, बाकी चीजें से क्या मतलब है? देखो एन पीवी बाई आर टी, पी सेम है, वी सेम है, टी सेम है, आर तो सेम हो गई। तो अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये तीनों चीजें सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम हो। तो अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है किसी गैस के लिए तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। जब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ये चीज बच्चों क्लियर है? ओके, तो यही तुम्हारा एवोगाड्रो लॉ हमसे कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो इक्वल वॉल्यूम में इक्वल होंगे, इक्वल वॉल्यूम में इक्वल होंगे। अगर तुम वॉल्यूम डबल करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? डबल, जैसे मैंने इसमें बताया। अब इन दोनों में से किस में ज्यादा है? इसमें। कितने ज्यादा है? डबल। मान लो मैं 4 की जगह इसको 8 कर देता हूं, अब बताओ इसमें कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होंगे या एन बाई वी कॉन्स्टेंट। समझ गए बच्चों? ये तुम्हारा ये आ गया एवोगाड्रो। क्लियर है बच्चों? अब आता है डाल्टन्स लॉ। तो उससे पहले बच्चों थोड़ा सा समझते हैं, आप मुझे डायरेक्टली आंसर दो फिर मैं इसे डिस्कस करता हूं, ठीक है? बच्चों मान लो ये एक डब्बा, सारे डब्बे एक जैसे, सारे डब्बे एक जैसे, सबका वॉल्यूम सेम है, सबका टेम्परेचर सेम है, सारे डब्बे एक जैसे। एक में मान लो बच्चों मैंने भरा 4 ग्राम हीलियम, एक में मान लो मैंने भरा 4 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है? अब मान लो बच्चों इसमें प्रेशर है कुछ 10 बोल देता हूं, प्रेशर इसमें कितना है? 10। तो बच्चों इसमें 4 ग्राम हीलियम, प्रेशर 10 है। बताओ इसमें प्रेशर क्या होना चाहिए? अगर मैं इसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन भर रहा हूं
तो इसमें प्रेशर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम टेम्परेचर सब सेम है। बोलो बच्चों, बच्चों बहुत आसान सा है। कितना होगा, सही बोला है जिसने बोला है, क्यों होगा सही, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इसमें मैंने नंबर ऑफ मोल्स, ये एक काम करता हूं और आसान कर देता हूं, 4 ग्राम की जगह मैंने 1 मोल इसमें हीलियम भरी, इसमें मान लो बच्चों मैंने 2 मोल हाइड्रोजन भरी, तो वॉल्यूम सेम है, आर सेम है, टी सेम है, तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां प्रेशर बच्चों कितना होगा, 20। मान लो बच्चों मैंने इसमें ऑक्सीजन भरी और 3 मोल ऑक्सीजन भरी, बताओ इसका प्रेशर 30। मान लो इसमें मैंने कुछ CO2 भर दी और इसके नंबर ऑफ मोल्स 5 है, चलो अब बताओ इसका प्रेशर 50। ये चीज समझे। अब मैंने क्या किया, वैसा एक और डब्बा लिया और उसमें सारी गैसें भर दी, हीलियम भी ले लिया, वॉल्यूम वही है, टेम्परेचर वही है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 सब भर दी। अब बच्चों बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, वही वाली गैस सब इसमें एक में कर दी, 1 और 2 3 और 3 6 और 5 11, 11 मोल्स हुए। अब बताओ इसका प्रेशर क्या होना चाहिए, 110, 110। अब बच्चों मैं लॉ को कंक्लूड करता हूं, देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, क्वेश्चन हमेशा इससे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन बस लॉ समझाने के लिए ये सब बता रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। अब लॉ हमसे क्या कहता है, हम लॉ पे आते हैं बच्चों, उस डब्बे में सारी गैस है क्या, बोलो बच्चों सारी गैस है। अब एक टर्म हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, क्या बोलते हैं बच्चों, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब होता है कि इसमें जितनी भी गैस है सबको अलग अलग डब्बे में भर दो, या ये मान लो कि बाकी गैस नहीं है, वो अकेली गैस है, तो इन 4 गैसों को मैंने वैसे ही 4 डब्बे में भर दिया, तो 4 डब्बे में भर दिया, तो अब एक में जो प्रेशर आ रहा है ये इसका पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, ये हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ये कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ हमसे ये कहता है कि एक कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो ये कोई डब्बा है जिसमें कई सारी गैस भरी है, इसमें जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर होगा वो इन सबके पार्शियल प्रेशर के एडिशन के बराबर होगा। तो बच्चों देखो वहां पे 110 आया था, इन सबका एडिशन भी क्या आ रहा है 110, तो वो लॉजिकली होना भी चाहिए, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे तो प्रेशर अपने आप ही बढ़ जाएगा, वो उनका लॉ है। तो अब मैं वापस बताता हूं, पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब होता है, जैसे इस रूम में मान लो केवल ये 4 गैस है, अब मान लो यहां 4 क्लासरूम है, अब मैंने कहा कि भाई हाइड्रोजन एक रूम में आ जाए, जैसे मान लो बच्चों कई बार बच्चों को शिफ्ट करते हैं, 4 क्लासरूम मान लो 11th रेड 11th ब्लू, बीटा रेड बीटा ब्लू, तो एक मान लो कंबाइंड क्लास में सब बच्चों को भर दिया, अब उनसे बोला कि नहीं 4 अलग अलग क्लासरूम में शिफ्ट हो जाओ, तो ऐसे 4 क्लासरूम मैंने मान ली, हीलियम से बोला कि भाई तुम एक तरफ इकट्ठे हो जाओ, हाइड्रोजन से बोला एक तरफ इकट्ठे हो जाओ, उस तरह से 4 अलग अलग क्लासरूम इकट्ठा कर लिया। अब अलग अलग करने के बाद उनका जो प्रेशर बन रहा है उससे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, और उनको अगर मैं एक ही रूम में भर दूंगा तो टोटल प्रेशर हो जाएगा इन सब पार्शियल प्रेशर का एडिशन। पॉइंट बच्चों समझे। अब इस बेसिस पे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर बताओ, जैसे सब बच्चे सब मान लो डब्बे एक जैसे हैं, इसमें कोई गैस है प्रेशर 2 atm, इसमें 3 atm, इसमें 5 atm, अब इसमें मैंने सब भर दिए, इसमें मैंने सब भर दिए, एक ही जैसा डब्बा है, बताओ इसका प्रेशर क्या होगा 10। समझ गए, बस इतना सा लो। अब आपके मॉड्यूल के हिसाब से बताएं तो वो यही है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो सारे पार्शियल प्रेशर का एडिशन होगा। इतना बच्चों क्लियर है, यहां तक अभी कोई कंफ्यूजन, चले आगे बच्चों, ठीक है। अब
लास्ट टर्म में बच्चों हमने मिक्सचर का टेम्परेचर पढ़ा था, वो चीज क्लियर है। इसके बाद बच्चों अब इसे एक बार ड्रॉ कर लो, इससे बच्चों एक बार ड्रॉ कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। P1 V1 T, इससे ड्रॉ मत करो, रुको मैं बताता हूं। यही मान लो जो मैंने लास्ट टर्म पे डिस्कस किया था, उसी को मैं एक और फॉर्मेट में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। P1 V1 T1, P2 V2 T2। अगेन बच्चों ये एडियाबेटिक वॉल्स, ये कंडक्टिंग वॉल्स। तो बच्चों एक बार इतना ड्रॉ कर लो। इसमें भी बच्चों फाइंड फाइनल टेम्परेचर, तो एक बार बच्चों अटेम्प्ट करो, हालांकि लास्ट टाइम पे मैंने बता दिया था कैसे करेंगे। अरे सर को भेजना जो वॉल्यूम वगैरह है। सर एक सेकेंड, इसकी आवाज नहीं आ रही है, या तो वॉल्यूम बढ़ा दो या कुछ गड़बड़ लग रहा है। हेलो हेलो, हाँ अब ठीक है। तो बच्चों अब इसमें करना क्या है, इस साइड P1 V1 T1 P2 V2 T2, ये एडियाबेटिक वॉल्स हैं, ये कंडक्टिंग वॉल्स है। तो बच्चों यहां से हीट एक्सचेंज हो जाएगी। अब हीट एक्सचेंज होगी तो पूरे मिक्सचर का एक फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, वो फाइनल टेम्परेचर तुम्हें लिखना। एक बार बच्चों अपने हिसाब से करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। हालांकि बच्चों लास्ट टाइम पे मैंने बता दिया था इसमें क्या करना है, बट स्टिल मैं डिस्कस इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, और क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट सा रहता है, पर हमें कुछ एजम्पशन लेके चलना पड़ता है और उससे आंसर आता है। बच्चों बच्चों अटेम्प्ट कर लिया होगा, कर लिया अटेम्प्ट। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो हमने लास्ट टर्म पे किया था बिल्कुल वही करना। लास्ट टर्म पे बच्चों हमने क्या किया था, देखो कहीं कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि एडियाबेटिक वॉल्स बस आपस में ही इंटरचेंज हो रहा है। तो हमने माना लेट फाइनल टेम्परेचर टी, फाइनल टेम्परेचर बच्चों क्या है, टी। तो अब मैं लिखूंगा इनिशियल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी। अब इनिशियल इंटरनल एनर्जी जब मैं लिखूंगा तो N1 F/2 R T1, N2 F/2 R T2, और जब मैं फाइनल लिखूंगा तो N1 प्लस N2 F/2 R T। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब बच्चों याद रहे, इस तरह के क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं, आपके मॉड्यूल में भी जो एक क्वेश्चन था उसमें उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि वो सेम टाइप की गैस है, लेकिन आपको मान के चलना पड़ता। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम मान के चलते हैं कि वो सेम टाइप की गैस है, सेम टाइप की गैस है, सेम टाइप की गैस है, तो मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने मन से सेम मान लिया। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो सेम ही हो, पर क्वेश्चन में ऐसे ही लिख दिया जाता है, तो वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, वरना वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब F/2 बच्चों कट गए, F/2 कट गए बच्चों, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो यहां nRT1 की जगह मैं लिख सकता हूं P1 V1, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं P2 V2।
Fi2 तो सब तरफ से कट गए, nRT किसके बराबर होगा, PV, तो P1V1 P2V2। अब N1 प्लस N2, n अगर बच्चों में लिखता हूं तो PV बाई RT, तो यहां अगर मैं n लिखूंगा तो P1V1 RT1, P2V2 RT2 इंटू RT, R बच्चों कट गए, तो फाइनल टेम्परेचर जो मेरे पास आएगा वो आएगा P1V1 प्लस P2V2 अपॉन P1V1 बाई T1 P2V2 बाई T2, ये फाइनल टेम्परेचर। बच्चों अब इसे समझ पाए, या बच्चों आपने जो पहले किया था N1 T1 N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2, चाहो तो उसमें भी रख सकते हो। N1 की जगह क्या लिखोगे, P1V1 अपॉन RT1, P2V2 अपॉन RT2 रख दोगे, सेम आंसर आ जाए। तो कहने का बच्चों मेरा मतलब ये है, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। एक जो हमने कल डिस्कस किया था ये वाला पैटर्न, एक ये वाला पैटर्न, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आ चुके हैं, दोनों ही क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं। उसमें कई बार मिस्टेक ये रहती है कि वो क्वेश्चन में टाइप ऑफ गैस नहीं बताते, टाइप ऑफ गैस नहीं बताते हैं, वो तुम्हें मानना पड़ेगा। कई बार ये भी नहीं बताते हैं कि एनर्जी लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी तुम्हें सेल्फ से अज्यूम करना पड़ेगा कि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। बच्चों यहां तक क्लियर है? ठीक है, इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। बच्चों एक चीज और डिस्कस करनी थी, जैसे कल कुछ बच्चे आए थे, जैसे एक आपकी जो रिवीजन क्लास चल रही है उसमें अभी तक मैंने एनएलएम की ही एक क्लास ली है, तो कुछ बच्चों का ये कहना था कि एनएलएम की जगह रोटेशन आप करवा सकते हो, तो एनएलएम कंटिन्यू करें या रोटेशन स्टार्ट करें? रोटेशन के लिए कौन हैंड राइज करें एक बार? मतलब एनएलएम की जगह हम रोटेशन करना चाह रहे हैं, कम ही बच्चे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, तो हाँ, अच्छा, तो ठीक है, चलो बच्चों एनएलएम पहले कर लेंगे फिर उसके बाद सोचेंगे, ठीक है, एनएलएम के बाद सोच लेंगे, ठीक, क्योंकि कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं एनएलएम की जगह रोटेशन में, पर बहुत ज्यादा नहीं है, तो ठीक है पहले एनएलएम करने के बाद ही सोचेंगे। हाँ बच्चों ये वाला कर लिया, इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, मैं इसे हटा दूं बच्चों, इधर ये क्लियर है, हटा दो ना, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग तुम लिख लो वर्क, नेक्स्ट हेडिंग तुम बच्चों लिख लो वर्क, वर्क बच्चों, वर्क, वर्क में बच्चों पॉइंट बना के तुम लिखते चलो, पॉइंट बना के बच्चों लिखते चलो। वर्क में इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, ठीक है। तो बच्चों जैसे हीट, हीट बताओ प्रोसेस पे डिपेंड करती थी, इंटरनल एनर्जी वर्क करेगा, तो वर्क इट डिपेंड ऑन प्रोसेस, क्लियर है बच्चों। अब वर्क में बच्चों हम कुछ एजम्पशन मान के चलते हैं, जैसे हीट के केस में मैंने तुम्हें साइन कन्वेंशन बताया, इंटरनल एनर्जी के केस में साइन कन्वेंशन बताया। बच्चों बताओ सिस्टम को हीट दे रहे हो प्लस या माइनस, और उससे निकाल रहे हो तो माइनस, तो ऐसे ही बच्चों हम इसमें एक अजम्पशन मान के चलते हैं, लैंग्वेज वाइज, लैंग्वेज वाइज हम ये अजम्पशन मान के चलते हैं। अगर तुमसे बोला है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा वरना गलती होगी, तो लैंग्वेज वाइज हम ये अजम्पशन मानते हैं कि वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव मानते हैं, और वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव मानते हैं, ये चीज समझे।
तो एक लैंग्वेज वाइज हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसे हम प्लस मानेंगे, और अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो उसे हम माइनस मानेंगे। तो वर्क डन बाई सिस्टम, वर्क डन बाई सिस्टम क्या मानोगे, और वर्क डन ऑन सिस्टम। तो ये बहुत अच्छे से दिमाग में फिट होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट लाइन बच्चों इसमें लिख लो, नेक्स्ट लाइन, वर्क डन बाई सिस्टम, work done by system is considered as positive, work done by system is considered as positive, बच्चों work done by system is considered as positive, and work done on system, and work done on system is considered as negative। तो बच्चों वर्क डन बाई सिस्टम क्या लोगे, बच्चों आवाज नहीं आई, वर्क डन बाई सिस्टम, ऑन सिस्टम। ये ध्यान से क्वेश्चन में रीड करना, क्योंकि तुमने प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी, आंसर तुम्हारा मैच नहीं करेगा। ये पॉइंट क्लियर है। अब आगे बच्चों देखो, हाँ बोलो। देखो वही मैं बता रहा हूँ, साइन कन्वेंशन एक अपने से डिसाइड करते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो क्या? अच्छा, तो केमिस्ट्री में अगर तुम साइन कन्वेंशन देखोगे तो इससे जस्ट रिवर्स है। केमिस्ट्री में अगर साइन कन्वेंशन देखोगे पीछे, हाँ, केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन देखोगे तो वहां तुमको इसका रिवर्स लिखवाया जाता है कि वर्क डन बाई सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव। तो जो कन्वेंशन डिसाइड कर लिया वो कर लिया, उस पर हम उतना नहीं जाते। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है हम किसे प्लस किसे माइनस मान रहे हैं। तो फिजिक्स में कन्वेंशन ये है, केमिस्ट्री में कन्वेंशन ये है। तो वो एक कन्वेंशन है, वहां तुम्हें इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा तभी आंसर आएंगे, यहाँ इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब वापस आते हैं बच्चों, वर्क पावर एनर्जी में तुम पढ़ चुके हो। बच्चों बताओ वर्क क्या होता है? वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क पावर एनर्जी में तुम पढ़ चुके हो, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। अब बच्चों प्रेशर फोर्स एरिया, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? प्रेशर फोर्स एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई, तो फोर्स यहां से क्या हुआ, तो फोर्स की जगह क्या लिख सकते हो, प्रेशर इनटू एरिया। ये क्लियर है। अब गैस के लिए जनरली हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लेके चलते हैं। तो अब बच्चों ये डायग्राम बना लो, फिर मैं आगे चीजें डिस्कस करता हूं। जैसे बच्चों ये एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। इसके अंदर बच्चों तुम्हारी गैस है, इसके अंदर गैस, ये प्रेशर किसका है, गैस का, गैस का प्रेशर। तो गैस का प्रेशर यहां है, तो गैस का फोर्स लगेगा P इंटू एरिया। फोर्स अगर मैं लिखूंगा तो P इंटू एरिया, उस तरफ फोर्स लगेगा। ये पिस्टन का जो एरिया है वो A है। मान लो ये इधर dx डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, dx। तो एक बार ये डायग्राम बना लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। P गैस इंटू एरिया, बच्चों इतना ड्रॉ कर लिया। अब केवल समझना, इसको लिखना नहीं है, केवल समझना। बच्चों याद करो पहले भी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया है। जैसे मान लो ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन में ऐसे एक पिस्टन लगा रहता है जिसको हम खींचते हैं और कंप्रेस करते हैं, ठीक है। अब इंजेक्शन में अगर तुम देखोगे तो इधर मार्किंग होती है, 0 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, इस तरह से मार्किंग रहती है। ये चीज क्लियर है।
तो बच्चों वैसा ही एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट हमने लिया। अभी मान लो बच्चों पिस्टन 4 पे है, किस पे है, 4 ml पे। मान लो मैंने उसको कुछ dx खिसका दिया कि वो 3 पे आ गया। कहां पे आ गया, 3 पे। तो बच्चों 4 से मैंने 3 खिसकाया, तो बताओ वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, 1 ml। 4 ml से 3 ml मतलब 1 ml। मान लो मैं उसको यहां तक खिसका ले आता हूं 2 तक, अब वॉल्यूम में चेंज, अब वॉल्यूम में चेंज 2। अब ये वाला वॉल्यूम अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरे पास ये एरिया ए है, ये एरिया ए, और ये वाली डिस्टेंस मान लो dx। तो इतना वॉल्यूम बच्चों जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, बताओ उसका वॉल्यूम कितना है इसके हिसाब से, 4 इंटू 2 यानी कि 2 ml। तो चेंज इन वॉल्यूम 2 ml। और यहां के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो कुछ इस तरह का मान लो, ये dx, ये एरिया, ये dx, ये एरिया। तो इसका अगर मैं वॉल्यूम लिखना चाहूं तो एरिया इंटू dx, एरिया इंटू dx। ये पॉइंट बच्चों समझे। तो जो पिस्टन को मान लो मैं खिसका के यहां से यहां ले आया या यहां से यहां ले आऊं, बात एक ही। मान लो यहां से यहां ले आया तो 2 से 4 हो गया, तो वॉल्यूम में चेंज 2 ml। कैसे निकालोगे, एरिया इंटू dx। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों। अब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं, तो देखो वर्क डन एफ dx का इंटीग्रेशन, फोर्स, फोर्स अगर मैं लिखूंगा तो P गैस इंटू एरिया इंटू dx। ये चीज क्लियर है। अब बच्चों बताओ एरिया इंटू dx क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम में चेंज। तो इसी को बच्चों में लिख सकता हूं P गैस इंटू dv। वॉल्यूम में चेंज मैंने क्या लिख दिया, dv। अब मुझे टोटल वर्क डन लिखना है तो v इनिशियल से v फाइनल इंटीग्रेट कर दूं। तो इतना बच्चों एक बार कंप्लीट कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूं। बोलो बच्चों, जो डाउट हो मुझसे पूछो। ठीक है, तो बच्चों इस साइड का नोट नहीं करना है, वो केवल समझाने के लिए था, इतना कर लो। देखो वो अभी तो हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। अगर पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। हम एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। अब और मैं एग्जांपल बताता हूं, देखना। ये पिस्टन मैंने यहां स्प्रिंग लगा दी, भले ही पिस्टन ऐसे स्लोली मूव करे लेकिन स्प्रिंग का फोर्स बढ़ता जाएगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। हाँ, एक नॉर्मल सिचुएशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। अब मान लो चलो प्रेशर वेरिएबल भी है तो एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए तो उसे कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ये अपना एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हम कांस्टेंट रख के निकाल लेंगे, तो वो अलग अलग सिचुएशन में निकाल लेंगे, लेकिन ये कॉमन फॉर्मूला आ गया। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों। तो अब बच्चों वापस देखो, इसे मैं फिर बता रहा हूं, देखना। बच्चों वर्क तुम्हारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको तुम लिख सकते हो dv। तो वर्क डन ये आ गया। बच्चों यहां तक कोई तकलीफ? अब तुम्हें याद क्या रखना है वो चीज समझो। हीट बच्चों मैंने तुम्हें बताया था, हीट के लिए तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है NC डेल्टा टी। क्लियर है? इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए बच्चों मैंने तुम्हें बताया N F/2 R डेल्टा टी, या इसी को CV लिख सकते हो। और वर्क, इसका फॉर्मूला ये है। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है, हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है। अब जो ये वाला फॉर्मूला है, तुम्हारी कोई सी भी प्रोसेस हो फर्क नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, तुम्हारा हर सिचुएशन में एप्लीकेबल। कभी भी तुम कहीं भी फंस रहे हो तो इस फॉर्मूले पे फोकस करना। ऐसे इंटरनल एनर्जी चेंज, उसका बेसिक फॉर्मूला बच्चों ये है, बेसिक फॉर्मूला ये है, और ये प्रोसेस पे डिपेंड ही नहीं करता।
तो हर सिचुएशन में यही फॉर्मूला लगाओगे, कोई सी भी सिचुएशन। ऐसे हीट का फॉर्मूला ये दिमाग में क्लियर है। अब बच्चों मुझे बताओ, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब एरिया, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब एरिया। तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व का एरिया तुम्हें क्या देगा? वर्ग डन। प्रेशर वॉल्यूम कर्व का एरिया क्या देगा? वर्ग डन। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इसमें लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व गिव्स वर्क डन। एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व गिव्स वर्क डन। ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, प्रेशर कभी भी निगेटिव होता है? बोलो बच्चों, प्रेशर कभी भी निगेटिव होता है क्या? कभी भी निगेटिव होगा? कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तुमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो जीरो हो जाएगा, बट निगेटिव कभी नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर है? तो बच्चों प्रेशर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। डीवी बच्चों, इधर डीवी पे तुम्हारे वर्क डन का साइन डिपेंड करेगा। बच्चों डीवी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मान लो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बताओ डीवी प्लस होगा या माइनस? प्लस। तो वर्क डन प्लस। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो डीवी क्या होगा? तो वर्क डन नेगेटिव। तो अब साइन के लिए तुम्हारे पास एक और तरीका आता। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन क्या होगा? अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। समझ गए? तो आगे बच्चों आप इसमें एक लाइन और लिख लो, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, if volume increases then work done, then work done will be positive. If volume increases then work done will be positive. ठीक है, if volume increases then work done will be positive. next point लिख लो, if volume decreases, if volume decreases then work done will be negative. if volume decreases then work done will be negative. अब बच्चों पूरे वर्क को मैं कंक्लूड कर रहा हूं। बच्चों वर्क प्रोसेस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? बच्चों प्रोसेस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अब बेसिक फॉर्मूला जो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाना चाहिए वो ये है, ये कभी भी एप्लीकेबल है, हमेशा एप्लीकेबल है। ये समझ में आ गए? वर्क डन क्या होगा? पीडीवी का इंटीग्रेशन। अब वापस आते हैं बच्चों, वर्क डन बाई सिस्टम क्या लोगे? वर्क डन बाई सिस्टम, वर्क डन बाई सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव। वॉल्यूम बढ़े तो वर्क डन, घटे तो, दिमाग में फिट है? ठीक है। अब एग्जांपल बच्चों लिखो, कैलकुलेट वर्क डन बाय गैस इन ईच केस। कैलकुलेट वर्क डन बाय गैस इन ईच केस। कैलकुलेट वर्क डन बाय गैस इन ईच केस। ठीक है। तो पहला केस बच्चों ये रहा, आंसर बोलना नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। प्रोसेस मान लो ये है, यहां से यहां आपका सिस्टम मूव कर रहा, ठीक है ना? एरो का मतलब इधर। वॉल्यूम बच्चों तुम्हारा मीटर क्यूब में है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो अभी अभी जो मैंने बताया वो तुम्हें फॉलो करना है। मैंने तुम्हें बताया था प्रेशर वॉल्यूम कर्व का एरिया क्या देगा। बस ट्राई करो आंसर लेके नहीं बोलना है, जब मैं पूछूं तब बताना। बच्चों आई थिंक कर लिया होगा, कर लो। बोलो बच्चों आंसर क्या आ रहा है?
ओके, और कोई हैंड राइज करके आंसर दे, बोलो बच्चों, ऐसे नहीं, हैंड राइज करके आंसर। ठीक है, और कोई इसके अलावा? और चलो बच्चों, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, माइनस आएगा, ठीक है ना, समझो। बताता हूँ बच्चों, देखो एरिया, तो याद रहे ये वाला एरिया तुम्हें क्या था, वर्क डन। तो अगर मैं वर्क डन लिखता हूं तो एरिया बच्चों 2 और 4, ये डिस्टेंस 2 मानी जाएगी, और ये 0 से इतना, तो ये हाइट तुम्हारी मानी जाएगी इतनी। तो मैं डायरेक्ट एरिया लिखता हूं, तो प्रेशर मतलब हाइट इंटू वेट, जो भी आप फॉर्मूला मान लो, इंटू 2। लेकिन बच्चों एरो इधर है, इसका मतलब प्रोसेस ऐसे है, प्रोसेस ऐसे है, तो वॉल्यूम तुम्हारा कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो विथ साइन लिखोगे तो माइनस, और याद रहे यहां साइन का इंपॉर्टेंस है, तो साइन को कंसीडर करना है बच्चों। सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में है, तो जूल, समझ गए बच्चों। एरो उसमें उस तरफ है, यानी कि वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब हो गया, वॉल्यूम अगर कम हुआ है तो वर्क डन क्या कंसीडर करोगे, माइनस। अब बच्चों इसको चेक करके बताओ, इसमें कहीं कोई तकलीफ हो? क्लियर है भैया? कर लिया सबने? ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड लिख लो अब। फर्स्ट ये हो गया, मैंने क्वेश्चन लिखवा रखा है, कैलकुलेट वर्क डन इन ईच केस। फर्स्ट ये हो गया। फर्स्ट वाले में बच्चों किसी को डाउट? ठीक है ना, हटा दो। अब नेक्स्ट देखो, ये सेकंड, प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये रहा, और प्रोसेस तुम्हारी यहां से यहां जा रही। आंसर अगेन बच्चों बोलना नहीं है, आप लिख लो, जब मैं पूछूं तब बताना। आप केवल लिख लो, आंसर पूछने पे ही बताएं। ठीक है बच्चों, आंसर बोलना नहीं है, अपने हिसाब से करें, जब मैं पूछूं तब बताना। अब बच्चों हैंड राइज करें, एक सेकेंड, यानी कि 400 सीधा सा, ठीक है ना। हाँ, हैंड राइज करें जो और आंसर देना चाहें। चलो कर लो बच्चों, फिर डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट क्या है, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व गिव्स वर्क डन। तो तुम्हें एरिया निकालना है, 4 × 10⁵ देखते हैं भी, ये या ये, ठीक है देखते हैं भी। और कोई हैंड राइज करके आंसर दे पर? बच्चों पिछले क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है ना? ठीक है, और कोई आसान सा क्वेश्चन है, तुम्हें केवल एरिया निकालना। तो आ रहा है तुम बोलो, कोई तुमसे मना थोड़ी कर रहा है। हाँ, तुम बोलो क्या आ रहा है। नहीं गलत बताओ, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप गलत बोल सकते हो, उसमें कोई बुराई थोड़ी है, आपका जो लग रहा है आप बोलो। 400, चलो बच्चों अब मैं डिस्कस करता हूँ। करेक्ट आंसर होगा बच्चों 1200, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा 1200। कैसे आएगा वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो अब बच्चों, हाँ बिल्कुल, चलो खैर बच्चों, अब इधर आ जाओ। कई बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो ये एरिया ले लेते हैं, जबकि मैंने क्लियरली लिखवाया है प्रेशर वॉल्यूम कर्व के अंदर का एरिया। तो ये प्रेशर वाली लाइन है, ये वॉल्यूम वाली लाइन है, तो ये पूरा एरिया वर्क डन माना जाएगा, तो ये पूरा एरिया वर्क डन माना जाएगा। अब
आप कहोगे सर ये ट्राइंगल जैसा बना दिया है, वो कोई काम का नहीं है, वो बस मार्किंग के लिए होता है। जैसे जो ये डॉटेड लाइन है वो केवल मार्किंग के लिए कि भाई ये इतना है ये इतना। तो याद रहे ये पूरा एरिया तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा, ये समझे। अब पूरा एरिया कंसीडर करोगे तो नीचे वाले डब्बे का एरिया अगर मैं लेता हूं तो ये हुआ 4 और ये हुआ 2, तो नीचे वाले डब्बे का एरिया 2 इंटू 10⁵ इंटू 4। लेकिन बच्चों ये लीटर में है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो -3। ये 4 लीटर है, ऐसा ही सिस्टम यानी कि मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे ये पॉइंट क्लियर है। इधर आप सीधे मुंह करके बैठे। अब इस साइड देखें, ये ट्राइंगल है, इसका एरिया 1/2, बेस तो बच्चों यही होगा 4 इंटू 10⁻³ हाइट 2 से 4, तो ये हाइट भी कितनी होगी 2, तो 2 इंटू 10⁵। अब बच्चों 2 से 2 कट गया, ये 400 आया, इसे देखोगे 800 आएगा, तो 800 प्लस 400 फाइनल आंसर 1200 जूल। सब कुछ मैंने ऐसा ही सिस्टम में लिया है, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1200 जूल। अब बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई तकलीफ लग रही? अब मुझे ये बताओ ये प्लस होगा या माइनस? तो कई बच्चे उसमें ये सोचते हैं सर प्रेशर तो कम हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, तुम्हें केवल वॉल्यूम पे फोकस करना। कई बच्चे सोचते हैं कि सर प्रेशर कम हो रहा है तो वर्क डन निगेटिव होना चाहिए, नहीं, तुम्हें केवल वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम वॉल्यूम 2 से 6 हुआ, वॉल्यूम अगर बड़ा है तो पक्का वर्क डन तुम्हारा पॉजिटिव है। बच्चों ये वाला पॉइंट समझे, इसमें कहीं कोई तकलीफ अभी? ठीक है ना, चले आगे। ठीक, बच्चों हटा दूं अब इसे, क्लियर कर लिया ना सबने? ठीक, अब नेक्स्ट देखो, थर्ड। बच्चों यहां पी नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर एरिया ए, एरिया से मेरा मतलब हुई क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये अभी मान लो नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग बच्चों नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के। तो बच्चों बताओ अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है स्टार्टिंग में, तो लेफ्ट साइड जो गैस है उसका प्रेशर क्या होना चाहिए स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे? तो बताओ स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? 0। स्प्रिंग फोर्स 0, अगर नेचुरल लेंथ पे है तो ना तो कंप्रेशन है ना इलोंगेशन है, स्प्रिंग फोर्स 0। अब थोड़ा सोच के बताओ गैस जो उसके अंदर है उसका प्रेशर क्या होना चाहिए? पी नॉट, क्योंकि पिस्टन रुका हुआ है, तो यहां का और यहां का फोर्स बराबर होना चाहिए। तो यहां से फोर्स पी नॉट ए, यहां से फोर्स पी ए, दोनों बराबर करोगे तो पी इक्वल टू पी नॉट। तो गैस का शुरुआत में बच्चों प्रेशर क्या होगा? बोलो बच्चों, पी नॉट। सिचुएशन बच्चों मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एडवांस में और क्वेश्चन के साथ मिक्स करके आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, तो समझो। इसके अंदर गैस है, अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे, अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे, क्लियर है? पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो पिस्टन है उसका एरिया ए, स्प्रिंग कांस्टेंट के। मान लो बच्चों मैं गैस को गर्म कर रहा हूं, यहां किसी बर्नर से गर्म कर रहा हूं, ये मान लो बर्नर है, तो बर्नर है, मैं गैस को गर्म कर रहा हूं, गर्म करूंगा तो गैस फैलेगी या सिकुड़ेगी? तो पिस्टन कहां मूव करेगा? पिस्टन आगे मूव करेगा। तो बच्चों डायग्राम एक बार बना लो फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। बच्चों एक बार डायग्राम बना लो फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं।
बच्चों इधर इधर फोकस करो, डिस्कशन मत करो। बच्चों बना लिया इतना? अब इसमें लिख लो, अब इसमें लिख लो, इफ piston displaces x naught slowly, if piston displaces distance x naught slowly, if piston displaces distance x naught slowly, then calculate work done by gas, then calculate work done by gas in above case. If piston displaces distance x naught slowly, ठीक है ना, then calculate work done by gas. तो क्वेश्चन बच्चों ये शुरू में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे, ये x नॉट डिस्प्लेस हो गया, x नॉट डिस्प्लेस हो गया, तो इस प्रोसेस में तुम्हें वर्क डन बताना। ये चीज क्लियर है बच्चों? करो अब, आंसर बोलना नहीं है बच्चों, अपना दिमाग लगाओ। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, वही तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा, पी गैस डीवी का इंटीग्रेशन। एक बार अपने हिसाब से सोचो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताना। हाँ, बर्नर से हीट करोगे तो वो डिस्प्लेस करने लगेगा। हीट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, केवल वर्क से मतलब है, वो गिवन पैरामीटर में आ जाएगा। इधर बच्चों थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, किसी जनरल पोजीशन एक्स पे जाके तुम गैस का प्रेशर लिखने का ट्राई करो। किसी जनरल सिचुएशन एक्स पे जाके गैस का प्रेशर लिखने का ट्राई करो, और वही एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन या पीडीवी का इंटीग्रेशन जो भी लगाना चाहो वो लगा सकते हो। करो एक बार। चलो बच्चों एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग देखें, ठीक है? हाँ, इधर तुम्हारी क्या दिक्कत है, बार बार तुम पीछे क्यों मुड़ जाते हो? कई बार मैं क्लास में देख चुका हूँ, बोलो एक बार खड़े हो जाओ। क्या दिक्कत है, तुम हमेशा ऐसे टिल्ट करके ही बैठते हो? बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो हमेशा सामने की तरफ फेस रहना है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। बैठ जाओ। ओके बच्चों आप देखें, मान लो ये एनएलपी, एनएलपी से मतलब है नेचुरल लेंथ पोजीशन। पिस्टन एक्स डिस्प्लेस किया, पिस्टन कितना डिस्प्लेस किया? एक्स। तो बच्चों मुझे बताओ स्प्रिंग फोर्स कितना जनरेट होगा? फोर्स के एक्स। तो यहां से तुम्हारा फोर्स लगेगा के एक्स। अगर स्प्रिंग एक्स डिस्प्लेस हुई तो यहां से फोर्स क्या लगेगा? के एक्स। बच्चों इधर प्रेशर कितना है आउटसाइड? पी नॉट। तो पी नॉट प्रेशर है, तो फोर्स कितना लगेगा? पी नॉट ए। अब गैस का प्रेशर मुझे नहीं पता, वो मैंने मान लिया पी।
तो पी ए। बच्चों मान लो पिस्टन एक्स डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग फोर्स तो पक्का के एक्स है, इधर एटमॉस्फेरिक का फोर्स पक्का पी नॉट ए है, और वहां का प्रेशर मुझे नहीं पता, मैंने पी मान लिया, तो पी इंटू एरिया। अब चूंकि ये स्लोली मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन जीरो मानेंगे। एक्सीलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, तो राइट वाला फोर्स लेफ्ट वाले के बराबर। तो प्रेशर गैस का तुम्हारे पास आया पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए। किसी भी जनरल डिस्टेंस पे अगर मैं प्रेशर लिखूंगा तो ये आ गया। बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई तकलीफ? किसी भी जनरल डिस्टेंस पे अगर मैं प्रेशर लिखता हूं तो वो ये आ गया। अब अगर मुझे वर्क डन लिखना है तो मेरे पास ये फॉर्मूला है, वर्क डन गैस का प्रेशर बच्चों पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए डीवी ए डी एक्स, अभी अभी सिखाया था। अब x बच्चों शुरू में जीरो है, बाद में x नॉट है, तो जीरो से x नॉट। अब पी नॉट ए dx का इंटीग्रेशन x, इधर a कट गया, kx का इंटीग्रेशन के एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से x नॉट। तो तुम्हारे पास बच्चों वर्क डन आ गया पी नॉट ए एक्स नॉट हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। बस आंसर। कनेक्ट कर पाए बच्चों? एक बार फिर बताता हूं, पिस्टन मान लो एक्स डिस्प्लेस हुआ तो वहां प्रेशर मुझे नहीं पता, मैंने पी मान लिया, तो वहां से फोर्स लगेगा पी ए, यहां से फोर्स पी नॉट इंटू एरिया और स्प्रिंग का के एक्स। चूंकि वो स्लोली मूव कर रहा है तो दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, मैंने दोनों फोर्स को इक्वेट किया, प्रेशर मेरे पास ये आ गया, प्रेशर इंटू डीवी का इंटीग्रेशन, डीवी बच्चों ए डी एक्स, जीरो से एक्स नॉट, बस लिमिट रख दी आ गया। बच्चों ये तरीका क्लियर है? अब एक और तरीका समझो, एक और तरीका बच्चों समझो, ये चीज क्लियर है? अब एक और तरीका बच्चों में डिस्कस कर रहा हूं, उसे देखो। हाँ बच्चों, अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो स्लोली मूव कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या हुआ? जीरो। काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो, ये चीज क्लियर है? तो मैं लिखूंगा डब्ल्यू ऑल डेल्टा के, डब्ल्यू और मान लो गैस का वर्क डन, एटमॉस्फेयर का वर्क डन, स्प्रिंग का वर्क डन जीरो। गैस का वर्क डन बच्चों मुझे निकालना है, एटमॉस्फेयर का फोर्स उधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एटमॉस्फेयर का फोर्स उधर, कितना फोर्स है? पी नॉट ए बच्चों, फिक्स फोर्स है एटमॉस्फेयर का, डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट लेकिन माइनस में। स्प्रिंग के वर्कडन का बच्चों फॉर्मूला तुम्हें रटा हुआ होगा, हाफ के जीरो स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ के इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर जीरो। इसको वहां ले आओ तो डब्ल्यू गैस तुम्हारे पास आ गया पी नॉट ए एक्स नॉट हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। बच्चों वापस समझो, डायरेक्टली ये कर सकते हो, एटमॉस्फेयर का फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फोर्स कांस्टेंट है पी नॉट ए, कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन डायरेक्टली लिख सकते हो पी नॉट ए इंटू डिस्प्लेसमेंट, पी नॉट ए इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट, तो पी नॉट ए इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट, स्प्रिंग का वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर, दोनों मिलके तुम्हारा ये आ जाएगा। अब बच्चों पूरा क्वेश्चन चेक करो, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत तो पूछो। हीट का वर्क डन से कोई मतलब नहीं, जैसे हम अगले टर्म पे एक टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, तो हीट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा वर्क डन में जाएगा, कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज में जाएगा, उसका वर्क डन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है? जैसे मान लो इसी पिस्टन को मैं चिपका के रख दूं, अब हीट करता रहूं, मान लो पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा, तो वर्क डन जीरो,
भले ही हीट कितनी भी दे दो, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। इंटरनल एनर्जी उसका वर्क डन नहीं होगा, उसकी वजह से वर्क डन हो सकता है। समझ रहे हो? एक काम करते हैं, कल हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो इन तीनों का रिलेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी केवल वर्क पे ही फोकस करो बच्चों। अब चेक करो इसमें कहीं कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट टर्म के लिए बच्चों तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अच्छा डीपीपी में मैंने शायद, ठीक है, जो मेरा वाला डीपीपी है, ठीक ठीक है ना, मतलब ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में एक डीपीपी दिया था जिसमें केटीजी के कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे, उसमें शायद 4-5 क्वेश्चन बच रहे होंगे, वो कंप्लीट कर लेना। शायद वो आज डिस्कस करना था, मैं भूल गया, आप लोगों ने भी याद दिलाया नहीं। ठीक है, तो खैर वो कंप्लीट कर लेंगे। और जो सीट 4 है तुम्हारी, सीट 4, उसमें फर्स्ट 14 हमने कर लिए, अप टू 20 तक कर लेंगे। तो उसमें 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन मान लो, और डीपीपी में जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो। अब सीट 4 जो है उसके बच्चों तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लास्ट के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ठीक हैं, तो उस वजह से आप अपने हिसाब से 2-2 4-4 क्वेश्चन करके करते रहें। करना चाहें तो पूरे भी कर सकते हैं, बट हम डिस्कस अप टू 20 तक करें, डिस्कस अप टू 20 तक सीट 4 में से। और उसके अलावा जो मेरा वाला डीपीपी पहला वाला था उसमें, उसके अलावा बच्चों आज थर्मो की एक तुम्हें वो मिली होगी, उसमें लास्ट पेज देखो, उसमें आप देखो लास्ट पेज, लास्ट पेज बच्चों देखो, उसमें थ्योरेटिकल जो मैंने तुम्हें लास्ट टर्म में बताया था, सिस्टम सराउंडिंग वो सब लिखा हुआ है। तो वो उससे या तो लिख सकते हो या रीड आउट कर सकते हो। तो इतना बच्चों कर लेना, बाकी देखते हैं। थैंक यू।